आज श्याम को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। आज श्याम की बरसी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब मुझे श्याम की याद ना आई हो। बच्चों की भी अपनी जिंदगी है। जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो मुझे श्याम की कमी बहुत खलती है। कभी कभी तो मेरा जी घबराने लगता है। बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। तो मैं बेटी को फोन लगाकर अपने दिल का हाल कहकर खुद को बहलाने की कोशिश करती रहती हूँ। वे हमेशा यही नसीहत देती हैं कि मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप बेकार में ही उनके बारे में सोच सोच कर अपना मन खराब करती हैं। बेहतर होगा हालात से समझौता करें और बेटे बहू के साथ मिलकर रहें। भगवान ने पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया? राधा कंठ से काव्या बोली। फिर वही बेतुका तर्क, इसमें कोई क्या कर सकता है मम्मी? काव्या की बेटी रीना छिड़कर बोली। जैसे ही फोन कटता मैं फिर से श्याम के ख्यालों में डूब जाती। मैं 30 की थी जब मेरी शादी श्याम से हुई थी। पापा ने अनगिनत जगहों पर मेरे रिश्ते की बात चलाई थी, मगर हर जगह मेरे उभरे हुए दांतों की वजह से फोटो तक ही बात सीमित होकर रह जाती थी। कोई मुझसे शादी करने के लिए हाँ ही नहीं कहता था। सब फोटो देखते ही मना कर देते थे। पढ़ने लिखने में मैं बहुत ही होशियार थी। अच्छे अंकों के साथ MA कर रखा था। परंतु आज के नुमाइशी जमाने में मेरी अकादमिक योग्यता खास मायने नहीं रखती थी। हर किसी को एक सुंदर लड़की की तलाश थी। मम्मी पापा लगभग पूरी तरह से निराश हो चुके थे। मम्मी ने तो यह भी मान लिया था कि अब शायद ही मेरे हाथ पीले हों और मैं इस घर से अपनी ससुराल जाऊं। ऐसे में श्याम के यहाँ रिश्ते का पक्का होना मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की तरह था। श्याम एक साधारण परिवार से थे। पिता की जगह सरकारी नौकरी लगी थी। श्याम की 2 छोटे भाइयों के अलावा विवाह योग्य बहन की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, जिसे उन्होंने मेरे पिता द्वारा दी गई दहेज की रकम से पूरा कर लिया था। मुझे भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। शादी के 2 साल बाद 1996 में मैं जुड़वां बेटियों की मां बनी। ये जानकर सबका मुंह लटक गया। मम्मी तो इस कदर निराश थीं, जैसे मानो उन्हीं को इनकी शादी के लिए सब कुछ करना होगा। वे जब भी मेरे घर आतीं, उनका चेहरा मुरझाया रहता। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोल ही पड़ी, मम्मी, आपको देखती हूं तो मेरा भी दिल डूबने लगता है। लगता है जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया है। अपराध हुआ होगा तुझसे कोई, वरना भगवान इतना बड़ा दंड न देते तुझे। मम्मी बोली, हो सकता है मेरी बेटियां मेरे लिए वरदान हो। कहने के लिए तो मैंने कह दिया, मगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही अंदर दिल में कसक थी कि काश एक लड़का होता तो क्या बुरा होता। इस बीच श्याम मेरी नौकरी के लिए फॉर्म भरते रहते थे। 1998 में एक दिन मुझे आयुर्वेद से साक्षात्कार के लिए बुलावा आया और मैं अध्यापिका के लिए चुन ली गई। मेरी नियुक्ति श्याम के ही शहर में हुई थी। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। आमदनी बढ़ी तो घर का आर्थिक संतुलन सुधर गया। श्याम घर का खर्च उठा लेते, वहीं मैं दूसरे खर्चे उठाती। साथ ही बैंक में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रुपये भी जमा करने लगी थी। श्याम की बचत कम ही हो पाती थी। इस तरह 6 महीने हंसी खुशी बीते। एक दिन रविवार को श्याम मुझसे कहने लगे, काव्या, मेरी कमाई ज्यादा नहीं बचती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मकान का किराया तुम दे दिया करो। बचती नहीं? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूं श्याम। अभी तक मकान का किराया आप ही तो देते आ रहे थे। हाँ, कम बचता होगा तो क्या हुआ, मैं तो बचा रही हूं ना, मैंने कहा। अब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? कौन से खर्चे बढ़ गए हैं आपके? बच्चों की फीस, बिजली का बिल, कपड़े, किताब, कॉपी, सब तो मैं ही खरीदती हूँ। आप तो सिर्फ खाने का सामान और मकान का किराया ही तो देते हो। इतना कम है क्या? श्याम बहुत ही ज्यादा चिढ़ गए थे। ठीक है, मैं ही दे दिया करूंगी। ये कहकर मैंने विवाद को खत्म करना ही सही समझा। मगर मैं यह कहना नहीं भूली कि आपकी नजर मेरी तनख्वाह पर है, जो बहुत ही गलत बात है। मैं और तुम अलग थोड़े ही हैं। कुछ गलत नहीं है। श्याम तस में आ गए। आज जो भी तुम हो, मेरी वजह से हो। न मैं फॉर्म भरवाता, न तुम नौकरी पाती। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा हक है। कैसी अजीब बातें कर रहे हो श्याम? योग्यता कोई मायने नहीं रखती क्या? माना कि आप मेरे लिए प्रयासरत थे, किसी गैर के लिए तो नहीं। मैं कमा रही हूं तो किसके लिए? अपने परिवार के लिए ही ना। योग्यता के सवाल पर श्याम बहुत चिढ़ गए। उन्हें लगा इस बहाने मैं उन्हें कम आंक रही हूं। सवाल उठाना लाजमी था। इसमें शक नहीं कि मैंने अपनी मेरिट के बल पर यह नौकरी पाई थी, जबकि श्याम को पिता की जगह जॉब मिली थी। इस बात के लिए मैंने उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा।
वे मात्र स्नातक थे। इसके बावजूद मैंने श्याम से सामंजस्य बनाकर रहना चाहा, परंतु जब से मेरी नौकरी लगी थी, वे कुछ बदले बदले से लगे। घर खर्च में कंजूसी करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वे आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर रहने लगे। मुझे कोई ऐतराज भी नहीं था इस बात को लेकर। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे श्याम की तनख्वाह से खर्च हो या मेरी। इसके विपरीत जब श्याम की बचत बढ़ी तो वे अपने छोटे भाइयों के लिए पैसे भेजने लगे। दोनों भाई शादीशुदा थे। गांव में पैतृक जमीन थी। वे उसी से अपनी जीविका चलाते थे। मुझे लगा, जब खेती से काम नहीं चल रहा है तो कोई और काम करना चाहिए उनको। मगर नहीं, वे दोनों हाथ पर हाथ धरे श्याम की खैरात पर निर्भर हो गए। एक दिन श्याम ने मुझसे कहा, काव्या, मुझे 50,000 चाहिए। भाइयों को खाद की दुकान खुलवानी है। मैंने तुरंत बोल दिया, मैं क्यों दूं? आपके भाई हैं, आप दीजिए। काव्या, ये मत भूलो कि जिस कमाई पर तुम इतना इतरा रही हो, वह मेरी वजह से है। श्याम की बात से मैं बहुत जल भुन गई थी। बार बार एक ही ताना, श्याम, मैं आपके तानों से बहुत परेशान हो चुकी हूं। मैं बहुत ही गुस्से में बोली, आपको लगता है ना कि मैं बहुत इतरा रही हूं, तो ऐसा ही समझ लीजिए। मेरी कमाई मेरे बच्चों के लिए है। कुछ सोचकर श्याम बोले, मैं रुपये लौटा दूंगा। मैंने उन पर भरोसा करके रुपये दे दिए। 2 साल गुजर गए। मुझे एक सोने की सिकड़ी खरीदनी थी। इसी बहाने रुपये मांगे तो उखड़ गए। क्या जरूरत है सोने में रुपया फंसाने की? बेचो तो कुछ मिलता भी नहीं। कमा रही हूं तो क्या अपने शौक भी पूरे नहीं करूं? आपसे तो नहीं मांग रही हूं। आप बस मेरे 50,000 रुपये दे दीजिए। यह फिजूल खर्ची है। अपने भाइयों पर रुपया लुटाते हैं। वह क्या है? मेरे भाइयों का नाम मत लो। मैं एक ढेला भी नहीं देने वाला हूं। श्याम अपनी जिद पर उतर आए। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा हक है। आपकी तनख्वाह पर भी तो मेरा हक है। बताइए, कहां कहां खर्च करते हैं आप सारा पैसा? तुम अब मेरा हिसाब लोगी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? क्यों श्याम, क्यों नहीं ले सकती मैं आपका हिसाब? आप भी तो मेरा हिसाब ले सकते हैं, तो मैं आपका क्यों नहीं ले सकती? मैं क्या, मैं पैसे लुटाता हूं? तो क्या मैं कूड़े में फेंक देती हूं पैसे? परिवार पर ही तो खर्च करती हूं। मेरे पास पाई पाई का हिसाब है। आपकी कमाई कहाँ जाती है, पता ही नहीं चलता। और न ही मैंने कभी आपसे पूछा। पहले तो बिना ना नुक करके खर्च करते थे, परंतु जब से मैं कमाने लगी हूं, आप रोते ही रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई। आप उन्हें काहिल बना रहे हैं। जब वे अपनी जिम्मेदारी उठाने में समक्ष नहीं थे, तो क्या जरूरत थी उनकी शादी करने की? क्या उनके पत्नी बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं? क्या यही सोचकर मुझे लाए थे कि मेरी कमाई से मेरा घर चलेगा और आपकी कमाई से आपके काहिल भाइयों का घर? जबान संभाल कर बात करो काव्या, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। श्याम तस में आ गए। संभाल ही तो रही हूं आज तक, वरना कब की छोड़ चुकी होती। तो चली जाओ ना, रोका ही किसने है तुमको? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी इस मनहूस मकान में अब मेरा मन नहीं लगता। एक जमीन तक तो खरीद नहीं सके, तो तुम अपनी कमाई से खरीद लो ना। रोका किसने है तुमको? हाँ हाँ, खरीद लूंगी। एक दिन आपका बस चले तो जिंदगी भर किराए के ही मकान में सड़ना पड़ेगा मुझे। उस दिन की बहस से एक बात साफ हो गई कि श्याम के मन में क्या है। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि कैसे आदमी से पाला पड़ा है जो अपनी पत्नी के प्रति गैर जैसा नजरिया रखता है। हमारी कमाई, उसकी कमाई, इसके आगे कुछ नहीं होता। पति पत्नी का संबल होता है। यहां तो दूसरा ही रूप देखने को मिल रहा है। अपने बच्चों की फिक्र नहीं, भाइयों के लिए कर रहे हैं। करें, खूब करें। मैंने कौन सा मना किया है? परंतु मेरी कमाई पर नजर रखने का उनको क्या हक है? मेरी आंखें भर आई थीं। न ही श्याम ने मुझे रुपये लौटाए और न ही मैंने तकाजा किया। मेरी छोटी बहन ने लखनऊ से कुछ साड़ियों की फोटो भेजी थी। साड़ियां बहुत ही सुंदर और महंगी थीं। मेरी तो ख्वाहिश ही रही ऐसी साड़ी पहनने की। श्याम से कहना ही बेकार था। इतनी महंगी साड़ी खरीदने के लिए वे पति कैसे होते होंगे जो खुद पहल करते हैं अपनी पत्नियों के लिए कि वे सुंदर दिखें? श्याम ने तो कभी भूले से भी मुझसे नहीं कहा कि किसी तीज में तुम अपनी पसंद की साड़ी ले लो, रुपये मैं दे दूंगा। हिम्मत करके मैंने 2 साड़ियों का ऑर्डर किया। श्याम को इस बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने साड़ियां अलमारी में छुपा कर रख दी। उनकी नजर पड़ेगी तो 1000 सवाल पूछेंगे।
खुद को नहीं बदला तो मुझे क्या बदलेंगे? वही गिने चुने पैंट शर्ट। मैंने कितने कहा कि नए बनवा लीजिए। लोग देखकर यही कहते होंगे कि कैसी पत्नी है जो अपने पति का ख्याल नहीं रखती। श्याम बोलते, मैं तुम्हारी तरह रईस खानदान का नहीं हूं। मैं जैसा हूं उसी में खुश हूं। मैं सोचती, कम से कम मुझे ही पहनने देते। यहां भी अड़ंगा लगा देते। क्या जरूरत है फिजूल खर्ची की? बहरहाल, मैंने इन साड़ियों को तब पहनने का मन बनाया जब इनकी नजर न पड़े। ऐसे ही ख्वाहिश के साथ 2 साल गुजर गए। मेरे छोटे भाई की शादी थी। यही अवसर था उन साड़ियों के पहनने का। कब और कैसे पहनूं, इसे उधेड़-बुन में थी। अगर मैंने पहन लिया तो जरूर पूछेंगे कि साड़ी कब खरीदी, कितने में खरीदी, और खरीदी तो बताया क्यों नहीं? बिना चोरी के मैं अपराधी नहीं बन जाती। कभी कभी मन यह सोचकर खराब हो जाता कि मैंने नौकरी की ही क्यों। घर बैठती तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम बच्चों की ढंग से देखभाल तो कर पाती। आज हालात ये हैं कि न बच्चों की परवरिश ही ठीक से हो पाई, न ही कमाने के बावजूद अपने ढंग से जी पा रही हूँ। रोज 10 किलोमीटर स्कूल के लिए सुबह से निकलो तो आते आते शाम हो जाती। इतना खटने के बाद आकर खाना बनाओ। नौकरानी के भरोसे छोटे बेटे को छोड़कर जाती। फल, दूध सब पर्याप्त मात्रा में होता तो भी बेटे के स्वास्थ्य में कोई खास फर्क नहीं दिखता। वह दुबला पतला ही रहा। नौकरानी का क्या भरोसा, खुद ही फल खा जाती होगी। कौन देख रहा है उसको? जितनी भी देर काव्या स्कूल में रहती उसका ध्यान बच्चे पर ही लगा रहता था। दोनों ही बेटियां समझदार हो गई थीं। 3 बजे तक घर आ जाती। उनके आने के बाद नौकरानी अपने घर जाती। इस बीच बेटे की चिंता बनी रहती। इतनी शारीरिक मानसिक परेशानियों के बाद श्याम का रवैया मेरे प्रति नहीं बदला था। छोटे भाई की शादी निपट गई, मगर उस साड़ी को पहनने की नौबत नहीं आई। बहनों ने सलाह दी कि पहन लो, कह देना मैंने गिफ्ट दी है। परंतु मेरे मन को गवारा नहीं था। साड़ी धरी की धरी रह गई। समय गुजरता रहा। बेटा आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। वहीं दोनों बेटियों में से एक बैंक में तो दूसरी सरकारी स्कूल में अध्यापिका हो गई। 2022 में मेरी शादी का 25वां साल था। बेटियों ने जी जान से श्याम को सालगिरह मनाने के लिए तैयार कर लिया था। उस रोज मैंने निश्चय किया कि उस साड़ी को पहनूंगी। कम से कम उस दिन तो ये मना नहीं करेंगे। सबको खबर दे दी। सब आने के लिए तैयार थे। श्याम के लिए नए कपड़ों का इंतजाम मेरी दोनों बेटियों ने किया। वर्षों बाद इस घर में खुशियों ने दस्तक दी। सिर्फ 4 दिन बाकी थे कि एक दिन 2022 में श्याम दुर्घटना के शिकार हो गए। सड़क पर बड़ा सा गड्ढा था। उसमें पानी भरा हुआ था। वे भांप न पाए और गड्ढे में स्कूटी चला दी। गनीमत थी कि सिर पर चोट नहीं आई। पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। अचानक हमारी खुशियों को ग्रहण लग गया। डॉक्टर ने 1 हफ्ते उन्हें अस्पताल में रहने के लिए कहा। कितनी हसरत से बच्चों ने शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी की थी। वे उदास हो गए। मन तो मेरा भी उदास था, मगर यह सोचकर तसल्ली कर ली कि जान है तो जहान है। श्याम जब ठीक होकर आएंगे तो धूमधाम से मनाएंगे। श्याम की भर्ती का चौथा दिन था। आज ही के दिन 1994 में हमारी शादी हुई थी। कभी श्याम बारात लेकर हमारे घर आए थे। मैं दुल्हन बन नए युग में प्रवेश लेने की ख्वाहिश लिए अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। कितना मधुर पल था। अचानक मेरा मन अतीत के पन्नों में सिमट गया। चारों तरफ कितनी चहल पहल थी। शाम की आने वाली बारात को लेकर सब उत्साहित थे। सजने स्वरने का क्रम जारी था। एक तरफ नए जीवन साथी से मिलने की जिज्ञासा थी, वहीं दूसरी तरफ माँ बाप से बिछड़ने की पीड़ा। मम्मी पापा का ख्याल आते ही आंखें नम हो जाती। बेटी पराई हो रही थी। पापा की नजर जब भी मुझ पर पड़ती वे भावुक हुए बिना रह नहीं पाते। तभी बारात आने का शोर उभरा। सबसे नजरें छुपाकर मैं छत पर चढ़ गई। मुंडेर की ओट से मैंने श्याम को देखने का प्रयास किया। तभी मौसी जी की नजर मुझ पर पड़ी। तुम यहाँ? मैं लजा गई। नीचे जाकर अपने कपड़े ठीक करो, जयमाला होने वाली है। मैं जीने से उतरकर अपने कमरे में आई। लहंगे को दूसरी की मदद से दुरुस्त किया। जैसे ही बुलावा आया, मैं धीमे कदमों से चलकर स्टेज तक आई। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली, वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मम्मी, क्या सोचने लग गईं? मेरी बेटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मैं अतीत से वर्तमान में आई। बेटी बोली, मम्मी, क्यों ना आज हम केक मंगाकर पापा के साथ शादी की सालगिरह का जश्न मनाएं? पहले मुझे अटपटा लगा। श्याम की स्थिति देखकर मन विचलित था।
जब से श्याम अस्पताल में थे, मैं लगातार उनकी सेवा में थी। एक दिन चैन से नहीं सोई। ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? अच्छा होता यदि श्याम भी स्वस्थ होते। बेटियों ने बहुत जिद की। मम्मी, प्राइवेट वार्ड है। एक कमरे में केक काटकर पापा को विश करेंगे। अंततः मुझे हथियार डालने पड़े। मैंने अलमारी से वही साड़ी निकाली जिसे बड़ी हसरत से खरीदा था। आज न जाने कहां से इतना साहस आ गया कि मैंने खुद से किया वादा तोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? पहनकर आईने के सामने खुद को निहारा तो आत्ममुग्ध हुए बिना रह न सकी। बच्चों ने स्वर में स्वर मिलाकर मुझे बधाई दी। जैसे ही केक लेकर हम सबने श्याम के कमरे में प्रवेश किया, उनकी नजर मेरी साड़ी पर गई। इससे पहले कि वे कुछ पूछें, बच्चों ने याद दिलाया कि आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है। केक काटिए पापा। बच्चों का हौसला देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उठ पाना उनके लिए संभव नहीं था, लिहाजा मैंने ही केक काटकर उनका मुंह मीठा करवाया। मौका देखकर श्याम ने धीरे से कहा, साड़ी तो बहुत सुंदर है। कब ली? साल पहले। वे चौंक गए। अब पहन रही हो? डरती थी आप नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होऊंगा? श्याम ने अपराध बोध से निकलने की कोशिश की। क्यों नहीं होंगे? मैंने अपनी पसंद से पहली बार महंगी साड़ी खरीदी थी। बच्चों का मनोहार था। ये मेरी सेवाओं का प्रतिफल। श्याम को अपनी गलती का एहसास था। ये मेरे लिए राहत की बात थी। उनकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।